दोस्तों, इस दुनिया के हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख करके अपना एक बेहतर भविष्य बना सके। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो अपने माता पिता को ही दरकिनार कर अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उनके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है, जैसे कि आज की कहानी में होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। तो चलिए इस घटना को इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं मुसाफिर क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की। दरअसल मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है बुद्धि विहार, और इसी बुद्धि विहार इलाके के रहने वाली है 50 वर्षीय नीलिमा, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। नीलिमा के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का नाम है हार्दिक और बेटी का नाम है हिमशिखा, जिन दोनों के ही उम्र करीब 25 साल के आसपास है, क्योंकि दोनों ही जुड़वा भाई बहन हैं। नीलिमा का पति इंद्रजीत, जो जिंदा तो है लेकिन करीब 9 साल पहले ही अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़ चुका है, जो मूल रूप से बदायूं का रहने वाला है। नीलिमा के दोनों बच्चे हार्दिक और हिमशिखा, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद से गुड़गांव में रह करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। बात कर रहा हूं मैं 6 मार्च 2026 के दोपहर के करीब 1:30 बजे के आसपास। दरअसल नीलिमा के दोनों बच्चे जो होली की छुट्टी लेकर अपने माँ से मिलने के लिए आए थे और 6 मार्च को दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास गुड़गांव जाने के लिए अपने घर से निकल रहे थे, तभी उनके घर के अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आस पड़ोस के रहने वाली कुछ महिलाएं जब आवाज़ सुनती हैं, भागते दौड़ते जब नीलिमा के घर के अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है, क्योंकि कुछ महिलाएं जैसे ही नीलिमा के घर के अंदर एंट्री करती है तो देखती हैं कि नीलिमा का बेटा हार्दिक अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर जो गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, और महिलाएं जब घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि घर के अंदर ही नीलिमा की बेटी हिमशिखा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और खुद नीलिमा भी गंभीर अवस्था में पड़ी थी, लेकिन नीलिमा की सांसें अभी चल रही थी। महिलाएं जब दोनों की स्थिति में देखती है, तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी के मझौला थाने में देती है, और पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ नीलिमा के घर पर जाती है। माँ और बेटी दोनों को लेकर के जल्दबाजी में नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती तो है, लेकिन डॉक्टर जब दोनों को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि नीलिमा के बेटी हिमशिखा की पहले ही मौत हो चुकी है। चूँकि नीलिमा की भी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जैसे ही इधर हिमशिखा की मौत की पुष्टि हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए फिर से नीलिमा के घर पे आती है, जहां पे पुलिस वालों को पड़ोस की रहने वाली महिलाओं से मुलाकात होती है। पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि ये सब किसने किया है, कैसे हुआ है और कब हुआ है, तो इस पर पड़ोस की रहने वाली एक महिला पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मैंने देखा तो नहीं है कि ये सब किसने किया है, लेकिन घर के अंदर से जब आवाज़ आनी शुरू हुई, जब मैं देखने के लिए गई, उसी वक्त ही नीलिमा का बेटा हार्दिक अपने घर से बाहर निकल रहा था और फ़ौरन बाहर जो उसकी गाड़ी पड़ी हुई तो लेकर के यहाँ से निकल गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद माँ और बेटी के ऊपर हमला किसी और ने नहीं, बल्कि खुद नीलिमा का बेटा हार्दिक ने ही किया है। सवाल ये था कि आखिरकार एक 25 साल का जवान बेटा हार्दिक अपनी ही माँ और बहन के ऊपर इतने बुरे तरीके से हमला कैसे कर सकता था। बहरहाल जो कुछ भी हो, इधर जो हिमशिखा की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, पुलिस डेड बॉडी को लेकर अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए तो भेज ही चुकी थी। पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए फिर से हॉस्पिटल में जाती है। थोड़ी देर के बाद जब नीलिमा होश में आ जाती है, पुलिस जब नीलिमा से पूछताछ करती है कि ये सब किसने किया है, तो नीलिमा रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे और मेरी बेटी के ऊपर हमला किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मेरे बेटे ने ही किया है। हालांकि नीलिमा जब अपने बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, पुलिस नीलिमा से इसकी वजह पूछती है, तो नीलिमा पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे खुद नहीं मालूम है कि आखिरकार मेरे बेटे ने इस तरह की हरकत क्यों किया है, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से आज मेरी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
साथ ही साथ नीलिमा पुलिस वालों से ये भी सवाल करती है कि साहब मेरा बेटा कहाँ है। इस पे पुलिस कहती है कि हम हार्दिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया है और शायद कहीं भाग गया है, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे। पुलिस नीलिमा से ये सवाल करती है कि आखिरकार तुम्हारा बेटा तुम लोग के ऊपर हमला क्यों किया था, किस वक्त किया था और क्या वजह थी। तो इस पर नीलिमा पुलिस वालों से सिर्फ इतना ही कहती है कि साहब आज 6 मार्च 2026 को हर रोज़ की तरह सुबह के करीब 9 बजे के आसपास मैं अपने काम पर चली गई थी। घर पे मेरे दोनों बच्चे मौजूद थे। दरअसल होली के त्यौहार मनाने के लिए कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर के गुड़गांव से वो मेरे पास आए थे और आज ही के दिन 6 मार्च को ही वो दोनों गुड़गांव जाने वाले भी थे। इसीलिए करीब दोपहर के वक्त मेरा बेटा खुद मेरे ऑफिस आया था, मुझे बुलाने के लिए आकर के बोला था कि हम दोनों गुड़गांव जा रहे हैं, इसलिए घर पे चलिए। मैं अपने बेटे के साथ ही खुद घर पे गई थी, लेकिन जब मैं घर पे गई तो देखी मेरी बेटी की डेड बॉडी घर के अंदर पड़ा हुआ है और वो डेड बॉडी कंबल में लपेटा हुआ था। घर में जहाँ तहाँ खून बिखरा हुआ था। जब मैं देखी एकदम से सहम गई। जब मैं चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो मेरे बेटे ने एक तेजधार हथियार से मेरे ऊपर भी हमला कर दिया और हमला करके वहाँ से वो भाग गया। तो गनीमत रहा कि मेरी चीख पुकार सुन करके आस पड़ोस की महिलाएं आ गई और उन्हें देख करके वो मुझे छोड़ दिया। हालांकि नीलिमा जब ये सारी बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस को भी लगता है कि शायद नीलिमा सच बता रही है, क्योंकि वाकई में घर के अंदर जहाँ पे नीलिमा की बेटी हिमशिखा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, दरअसल नीलिमा के कमरे से लेकर के उसके किचन तक और आसपास के दीवालों में कई जगहों पे खून के धब्बे लगे हुए थे, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद हिमशिखा अपने भाई से अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन हार्दिक ने अपनी बहन हिमशिखा के ऊपर एक दो नहीं बल्कि तेजधार हथियार से लगभग 40 जगहों पे वार किया था। नीलिमा जब यह सारी बात पुलिस को बता देती, उसके बाद से पुलिस अब नीलिमा के तहरीर पे उसके बेटे हार्दिक के नाम पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके बाद से हार्दिक को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस जब हार्दिक को ढूंढने के लिए निकलती है तो मालूम चलता है कि हार्दिक जो अपनी कार लेकर के वहाँ से निकला था, दरअसल उस कार को दिल्ली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दिया था। फिर वहाँ से वो बस पकड़ करके भाग गया था, क्योंकि वहाँ के सीसीटीवी में वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस रूट में बस गई थी उसी रूट में पुलिस जाकर के उसे ढूंढना शुरू कर देती है। 6 तारीख का तो दिन गुजर जाता है, लेकिन अगले दिन 7 मार्च 2026 को हार्दिक फिर से उसी पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और गाड़ी को जब वहां से लेकर के कहीं भागने की कोशिश करता है, तुरंत ही पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस पहले से ही चौकन्ना थी। जाकर के हार्दिक को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब हार्दिक से उसकी बहन की हत्या के बारे में और उसकी मां के ऊपर हमला करने की वजह जब पूछताछ करती है तो हार्दिक भी बिना किसी सख्ती दबाव के न सिर्फ अपनी सच्चाई कबूल करता है, लेकिन जब इसके हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिन्हें सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक हार्दिक की तरफ देखते ही रह जाती है और मात्र एक ही जवाब देती है कि कैसा औलाद है तू, औलाद के ही नाम पर कलंक है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 1 साल पहले। वैसे तो इस कहानी की शुरुआत लगभग 9 साल पहले ही हो चुकी थी, जब नीलिमा का पति इंद्रजीत अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़ दिया था। मूल रूप से बदायूं का रहने वाला था। उस वक्त नीलिमा के दोनों बच्चे भी जो अभी बालिग नहीं हुए थे, इसीलिए नीलिमा करीब 9 साल पहले अपने दोनों बच्चों को लेकर के इसी मुरादाबाद में आ जाती है और फिर मुरादाबाद के बुद्धि विहार में ही किराए का कमरा लेकर के अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने लगती है। दरअसल नीलिमा अपने बच्चों की इतने बेहतर तरीके से परवरिश करती है कि दुनिया की सारी खुशियाँ ही नहीं देती है, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा भी देती है। हार्दिक जो कि बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है और बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गुड़गांव में ही गूगल कंपनी में नौकरी करने लगता है और जो उसकी जुड़वा सगी बहन थी हिमशिखा, दरअसल हिमशिखा भी बीबीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गुड़गांव के ही एक आईटी कंपनी में नौकरी करने लगती है। भाई बहन गुड़गांव शहर में रह करके जब नौकरी करने लगते हैं, जब पैसा कमाने लगते हैं, तो आखिरकार नीलिमा की भी ज़िंदगी फिर से बाहर आ जाती है और अपने बच्चों के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगती है। गुड़गांव शहर में भाई बहन दोनों एक साथ ही रह करके अलग अलग कंपनी में नौकरी करते हैं। बीच में जब भी समय मिलता है आकर अपनी माँ से मुलाकात भी कर लेते हैं। लेकिन इस कहानी में प्लस पॉइंट तब आ जाती है जब करीब 1 साल पहले हार्दिक गूगल कंपनी की अपनी नौकरी छोड़ देता है और नौकरी छोड़ने के बाद से
हार्दिक सोशल मीडिया क्रिएटर बन जाता है। दरअसल हार्दिक वीडियो बनाने लगता है और फिर वीडियो बना करके वो यूट्यूब पर अपलोड करने लगता है। लेकिन सोशल मीडिया के जब फील्ड में आता है तो करीब 1 साल पहले ही इंस्टाग्राम के जरिए हार्दिक की एक लड़की से मुलाकात होती है जो पुणे शहर की रहने वाली है और एक मुस्लिम समुदाय की है, देखने में काफ़ी खूबसूरत। इंस्टाग्राम के जरिए ही करीब 1 साल पहले हार्दिक और उस मुस्लिम लड़की के साथ दोस्ती होती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत का नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं दोनों की एक दूसरे की बातें पसंद आ जाती है और फिर हार्दिक को उस मुस्लिम लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। चूँकि वो मुस्लिम लड़की पुणे शहर की रहने वाली थी, चाह करके एक दूसरे से कभी मुलाकात तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और फिर फ़ोन कॉल या फिर वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से बातचीत जरूर करने लगते हैं। ये सिलसिला लगभग 3 महीने तक चलता है, लेकिन 3 महीने के अंदर ही हार्दिक और उसकी प्रेमिका दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी तक करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन हार्दिक जब अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत करता है तो हार्दिक की माँ और उसकी बहन इस रिश्ते के खिलाफ हो जाती है और इस रिश्ते के खिलाफ होने की मात्र एक वजह थी कि हार्दिक की प्रेमिका दूसरी जाति समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय से थी। दरअसल हार्दिक की मां नीलिमा अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आजकल हमारे देश का माहौल क्या बना हुआ है। अगर तुमने गैर बिरादरी की लड़की से शादी कर लिया तो जिंदगी भर कभी भी अपने परिवार के साथ खुशहाल नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये समाज तुम्हें सही तरीके से जीने ही नहीं देगी। बेहतर है तुम पढ़े लिखे हो, नौकरी भी ठीक ठाक कर ही लेते हो, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हो, हम खुद तुम्हारे लिए एक बेहतर लड़की देख करके तुम्हारी शादी करवा देंगे। या फिर अगर तुम्हें अपनी ही मर्जी से शादी करना है तो फिर तुम अपनी जाति बिरादरी की कोई लड़की पसंद कर लो। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि लाख समझाने के बावजूद भी हार्दिक अपनी माँ की ना तो बात मानता है और ना ही अपनी उस प्रेमिका को छोड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत तब हो जाती है जब खुद वो लड़की भी अपने माँ बाप से हार्दिक से शादी करने के लिए बात करती है तो हार्दिक के प्रेमिका के परिवार वाले भी इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि हार्दिक के प्रेमिका के परिवार वाले ना सिर्फ इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं बल्कि उसकी प्रेमिका के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं और इतना दबाव डाल देते हैं जिसकी वजह से आखिरकार घटना से ठीक लगभग 7 महीने पहले हार्दिक और उसकी प्रेमिका के बीच में ब्रेकअप हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। दरअसल उसके बाद से हार्दिक को अपनी प्रेमिका से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक बार जब कांटेक्ट होती है तो मालूम चलता है कि उसकी प्रेमिका के परिवार वाले उसकी प्रेमिका के साथ बड़ी मारपीट कर रहे हैं, जो सुन करके हार्दिक को भी अच्छा नहीं लगता है। दरअसल हार्दिक के दिमाग में अब कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि मेरे परिवार वाले भी खुद नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका से शादी करूं। और इधर जैसे ही हार्दिक अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप हो जाती है उसके बाद से एकदम से गम में रहने लगता है और इतना गुमसुम रहने लगता है कि ना तो अपनी माँ और बहन से सही तरीके से बातचीत करता है और ना ही कभी खुशहाल रहता है। हालांकि नौकरी छोड़ करके अपनी प्रेमिका के गम में जब डूब जाता है, इधर गुड़गांव में उसकी बहन हिमशिखा अपने भाई को कई बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिस सोशल मीडिया के प्यार के चक्कर में तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो वहाँ से तुम बाहर निकलो, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, उसकी जैसी न जाने कितनी तुम्हें लड़कियां मिलेगी। लेकिन हार्दिक अपनी बहन की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है और यूं ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और लगभग 7 महीने का समय गुजर जाता है और इस 7 महीनों में नतीजा ये होता है कि शायद हार्दिक डिप्रेशन में चला जाता है। वो अपनी प्रेमिका को कभी भूल ही नहीं पाता है। इसी मार्च महीने में 4 तारीख को जब होली होता है, 4 तारीख से ठीक एक दिन पहले 3 मार्च 2026 को हार्दिक और उसकी बहन हिमशिखा गुड़गांव से छुट्टी लेकर अपने घर पे आते हैं मां के साथ होली मनाने के लिए। 4 मार्च 2026 को बड़ी खुशहाल तरीके से पूरा परिवार होली भी मनाता है। होली के दिन भी नीलिमा और उसकी बेटी हिमशिखा हार्दिक को काफ़ी समझाते हैं कि तुम अपनी प्रेमिका को भूल जा, अपनी दुनिया में वापस आओ, फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। लेकिन हार्दिक अपने परिवार वालों की बात नहीं मानता है और 2 दिन का जब समय गुजरता है, आखिरकार 6 मार्च 2026 को हिमशिखा और उसके भाई हार्दिक जो फिर से गुड़गांव जाने वाले थे, लेकिन 6 मार्च 2026 को ही सुबह के करीब 9 बजे के आसपास नीलिमा अपने ऑफिस में काम करने के चली जाती है और अपने बच्चों को समझा करके जाती है कि आज तुम लोग गुड़गांव मत जाना, कल चले जाना, क्योंकि मैं कल घर पे रहूँगी। नीलिमा अपने काम पर चली जाती है।
लेकिन 6 मार्च को ही भाई और बहन दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोपहर के करीब 1 से 2 के बीच में जब हिमशिखा गुड़गांव जाने के लिए अपने सामान की पैकिंग कर रही थी, उस वक्त उसका भाई हार्दिक घर में गुमसुम बैठा हुआ था। अपने भाई को फिर से समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि जिस सोशल मीडिया के जरिए तुमने अपनी प्रेमिका से करीबी किया था वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, उसे भूल करके फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। अगर यूं ही तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहोगे तो याद रखना कि एक दिन हम खुद भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अभी भी वक्त है कि उन सारी चीज़ों को भूल करके हमारे साथ गुड़गांव चलो और चल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन इस बार हिमशिखा जब अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है तो उसकी सारी बातें हार्दिक के अंदर तीर के जैसे लग जाती है। दरअसल हार्दिक के जहन में पहले से तो ये बैठ ही चुका था कि उसकी माँ और बहन की वजह से शायद उसका प्यार नहीं मिल पाया। 6 मार्च को जब हिमशिखा अपने बहन को समझाने की कोशिश करती है तो हार्दिक को लगता है कि शायद उसकी बहन उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार से गुस्से में पागल हो जाता है कि तुरंत ही किचन में जाता है और जा कर के एक तेजधार हथियार को निकाल करके लाता है और वही उस हथियार से अपनी बहन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि हिमशिखा अपने भाई से बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शायद वो हार्दिक के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। कभी भागकर कमरे में जाती है, वहाँ से भाग करके किचन में जाती है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी जाती है हार्दिक उसका पीछा करते हुए जाता है और उसी तेजधार हथियार से हिमशिखा के शरीर पे 1-2 जगहों पे नहीं बल्कि लगभग 40 बार वार करता है, जिसकी वजह से हिमशिखा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। हिमशिखा की जब मौत हो जाती है उसके बाद से हार्दिक अपनी बहन की डेड बॉडी को देख करके एकदम से डर जाता है। दरअसल उसे अब ये डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे हमेशा के लिए जेल जाना पड़ेगा। तभी हार्दिक ये भी सोचने लगता है कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी माँ अकेले रह जाएगी और फिर उसे देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मेरी माँ भी अक्सर परेशान रहेगी। दरअसल हार्दिक उसी वक्त ये भी तय कर लेता है कि क्यों ना मैं अपनी माँ को भी इस दुनिया से ही हटा देता हूँ, उसके बाद से मैं जेल चला जाऊँगा, मेरी माँ कभी परेशान तो नहीं रहेगी। यही सोच करके अपनी बहन की डेड बॉडी को कंबल में लपेटने के बाद घर में ही छोड़ देता है। बाहर निकलता है, दरवाजे बंद करता है, गाड़ी लेकर के सीधे अपने माँ के ऑफिस में जाता है। जाकर अपनी माँ से कहता है कि बहन तैयार हो चुकी, हम लोग आज ही गुड़गांव जाने वाले हैं, इसीलिए आप घर पे चलिए। नीलिमा अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठ करके घर पे आ जाती है, लेकिन जैसे ही हार्दिक अपनी माँ को लेकर घर के अंदर एंट्री करता है और नीलिमा जैसे ही घर के अंदर जा कर के देखती है कि घर में जहाँ तहाँ खून लगा हुआ है और कंबल में उसकी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो देखकर एकदम से डर जाती है और जैसे ही ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की कोशिश करती है तो हार्दिक उसी हथियार से अपनी माँ के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन इस बार नीलिमा इतने काफ़ी ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है कि उसकी आवाज़ सुनकर के तुरंत ही पड़ोस की रहने वाली 2 महिलाएं उसके घर पे पहुंच जाती हैं और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है उनकी आहट हार्दिक सुन लेता है, अपनी मां को छोड़ देता है, फौरन वहां से घर से बाहर निकलता है। बाहर वो दोनों महिलाएं हार्दिक को मिलती भी है, लेकिन हार्दिक उन महिलाओं से बिना कुछ बताए ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाता है। वाकई में हार्दिक जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब हार्दिक को लेकर के फिर से उसके घर पे जाती है और जाकर के जिस हथियार से उसने अपनी माँ और बहन के ऊपर हमला किया था उस हथियार को भी बरामद कर लेती है। पुलिस के पास जब तमाम सबूत मिल जाते हैं उसके बाद से पुलिस अब हार्दिक को जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर नीलिमा की डेड बॉडी जब पोस्टमार्टम हो जाती है उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को उसके रिश्तेदार वालों के हवाले कर देती है, क्योंकि नीलिमा की अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की वो जंग लड़ रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी को कोई तकलीफ पहुंचानी है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और ख़ास करके अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।